गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गवर्नर जनरल टॉपिक आपका हो गया 10 नंबर। 11 नंबर टॉपिक आपका है संवैधानिक विकास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, टॉपिक 185 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य, तो ये संविधान सभा का सदस्य कहाँ से आते थे? तो ये प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये आपको पता ही है। पहली बार जो संविधान सभा का विचार है ना, वो एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा सामने रखा गया था। कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से जो है कि 1935 में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा से अनुरोध किया था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाता था और मतदान एकल संक्रमणीय के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होना था। रियासतों के मामले में रियासतों के प्रमुखों को प्रतिनिधियों को नामित करना था। ठीक है, तो ये जो आपका जो हिंट दिया है, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करना चाहिए संविधान सभा में, न कि केवल नियुक्त विशेषज्ञ को। इसलिए डी तो मतलब जो है कि ऑप्शन जो डी है आपका, जो सरकार के द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये गलत है। जैसे प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य विशेषज्ञता के लिए नहीं चुने गए थे। ठीक है, डी तो आपका गलत ही है, लोकतांत्रिक नहीं है, तकनीकी लगता है। इस विकल्प के खत्म कर देते हैं। तो बी का देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे। नहीं, संविधान को केवल पार्टी के उम्मीदवार को तैयार नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी पार्टी विशेष करके आपने कि कांग्रेस और लीग था, ऐसा नहीं। इसे कम से कम एक संरक्षित चुनावी व्यवस्था की आवश्यकता है, विशेष रूप से स्वतंत्रता के लिए संक्रमण में। इसलिए संभवतः जो है कि आपका ये भी सही नहीं है, बी। ए नंबर देखिए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। नहीं, ये भी भारत भर में प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अनुमति नहीं देगा। 1946 में जो औपनिवेशिक प्राथमिकता के लिए बहुत लोकतांत्रिक और जटिल है, इसलिए ए भी गलत आपका लग रहा है, सीधे निर्वाचित नहीं। ठीक है, 186 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1935 का जो अधिनियम है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में निम्नलिखित रूप से शामिल किया गया। तो ये जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इसको अपनाया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रिटिश सरकार के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे। 1935 के अधिनियम में उन्होंने ब्रिटिश भारत में गवर्नरों को निर्देश दिया था कि वे विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कैसे करें। इस दिशा निर्देश ने भारत के संविधान में भाग 4, ठीक है, में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित किया। ये सिद्धांत राज्य को ऐसे कानून और नीतियाँ बनाने में मदद करते हैं जो लोगों के कल्याण में सुधार करते हैं और एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, 187 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य जो थे, वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। एक ही क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्य प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, जो है कि और आंशिक रूप से मनोनीत थी। संविधान सभा कुल 389 सीट के लिए था। 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जो है कि इसको चुना गया था। निर्वाचित सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। जो निर्वाचित सदस्य हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य के द्वारा, ठीक है, चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा हुआ था। रियासतों ने अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया था। 187, ओके। 188 में आते हैं। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से चुने गए थे? तो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। अम्बेडकर जो है अनुसूचित जाति संघ पार्टी का गठन किए, लेकिन वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए थे। उन्होंने अनुसूचित जाति संघ पार्टी का गठन किया और वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो चुनाव था ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार से वो हार गए थे। ठीक है, तो वे दलितों के एक प्रमुख नेता और कानून और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी थे। ठीक है,
उसके बाद 1946 में जब वो बम्बई चुनाव में हार के बाद अंबेडकर पश्चिम बंगाल की एक सीट से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, तो वो पश्चिम बंगाल की सीट से थे। ठीक है, बाद में वे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए थे। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम विधि और न्याय मंत्री के विधि और प्रथम विधि मंत्री और न्याय मंत्री दोनों थे अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल में वो प्रथम विधि और न्याय मंत्री के रूप में काम किए। अब आपका है 1857 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन है वो देखते हैं हम लोग। 189 नंबर प्रश्न आपका, इसका आंसर आपका क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 1919 का जो मटेगी चंद्रफूड सुधार है उसमें 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। बी आपका केवल दो। 1919 वाला गलत है, 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी। और जो 1935 वाला है वो उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान विधानमंडल में किया गया है, ये सही है। ठीक है, महिलाओं को सीमित संख्या में संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर मतदान अधिकार देने की सीमित संख्या में, ना कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी। सभी जो बोल देगा ना तो समझ जाना कि ओहो कुछ है गड़बड़। अगर केवल कहा सभी कहा इस टाइप का लाइन अगर आपका रहता है तो एक्सट्रीम लाइन को आपको आइडेंटिफाइड करना होगा और आपको इसको चिन्हित करके आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, सेकेंड वाला सही है आपका, क्योंकि महिलाओं के बारे में जो है 1935 में सोचा गया था। चलिए, 1935 का जो अधिनियम है केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की गई। उसके अलावा जो है कि दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति, महिला और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद आप चलिए हम लोग 190 जो प्रश्न है आपका उसको देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में ये बताइए कि इसके बारे में क्या आपका याद क्या है आपको, क्या दोनों सही लग रहा है? जो है कि क्वेश्चन, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये तो आपको पता ही है, 1813 में तो ऐसा नहीं था कि भारत का राजस्व संसद के नेतृत्व में चला गया। तो एकदम एक्सट्रीम वाला जो रहता है ना उसको आपको आइडेंटिफाइड करना है ऑलवेज। ठीक है, जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न होता है। सबसे पहले तो 1813 का जो एक्ट है, आंसर देखने से पहले मैं बता देती हूँ कि क्या है। तो उसमें क्या हुआ था ना कि अंग्रेज के जो यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण उस समय का जो पारिस्थितिक था, उस समय आपका कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त होने के लिए चार्टर एक्ट लाया गया था। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त होने के लिए 1813 का जो चार्टर एक्ट है ना, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया था। चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा, बाकी सब पर खत्म। संवैधानिक स्थिति इसमें स्पष्ट की गई पहली बार अंग्रेजों की। 1813 का ही चार्टर एक्ट में नियंत्रण बोर्ड का जो है कि अधिक्षण नियंत्रण मतलब शक्ति को न केवल यहाँ पे परिभाषित किया गया बल्कि विस्तार भी कर दिया गया कि नियंत्रण बोर्ड कैसा होना चाहिए। इसी समय में 1813 का जो चार्टर एक्ट है 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए पहली बार जो है कि इसमें देना शुरू हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है कि भारत संबंधी जो भी अंग्रेजी घोषणा है अपना एक अलग ही महत्व रखता है इस समय में। तो 1813 का चार्टर एक्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आंसर आपका वही होगा ए, क्योंकि इसमें एक और दो है, तीन नहीं है। क्यों? संसद नियंत्रण में नहीं आया था उस समय, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सब हम पढ़ चुके हैं अभी। 190 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो गवर्नर जनरल को, ये तो आपको पता ही है। 3 अनुसूचियों में बांटा गया था, विभाजित किया गया था 1935 के अधिनियम में। केंद्र और प्रांतों के बीच भी जो शक्तियाँ हैं उसको उसमें संघीय विषय में आपका 59 विषय था, प्रांतीय में आपका 54 विषय था और समवर्ती सूची में आपका 36 विषय था।
गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई जो ऐसे मामलों पर कानून बनाने के लिए किसी भी विधायिका को अधिकृत कर सकता है। ठीक है, 191 में आते हैं हम लोग। द्वैध शासन सिद्धांत किसे कहा गया है, किसे निर्दिष्ट करता है? डी, प्रांतों को प्रतियोजित विषय का दो प्रवर्गों में विभाजन, यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित। पहले ही बता चुके हैं आरक्षित और हस्तांतरित विषय के बारे में। जब द्वैध शासन की शुरुआत की गई तो गवर्नर और निर्वाचित मंत्रियों के बीच जो कार्यकारी शक्तियों को विभाजन किया गया, तो इसमें जो है कि प्रांतीय अधिकारों में वृद्धि की गई और गवर्नर जो है ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें बन गया। इसके अलावा जो है कि आरक्षित विषय में कानून व्यवस्था वित्त ये सब जिसका प्रबंधन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करेगी। हस्तांतरित विषय में शिक्षा स्वास्थ्य का प्रशासन निर्वाचित विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा किया जाता था। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 1992 का जो क्वेश्चन है, 192 नंबर प्रश्न है आपका। 127 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। जो सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में भारत में ब्रिटिश राज की सर्वोपरि शक्ति और रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए नियुक्त किया गया था। वर्ष 1929 की समिति की रिपोर्ट में सर्वोपरिता सिद्धांत की फिर से पुष्टि की गई थी और यह स्पष्ट किया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रियासतों का संबंध केवल एक संविदात्मक संबंध नहीं था, बल्कि परिस्थिति और नीति द्वारा आकार दिया गया एक जीवंत और विकासशील संबंध था। ये समिति ने सिफारिश की कि ब्रिटिश राज और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है, 192 नंबर प्रश्न आएंगे, हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपका ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 13 नंबर प्रश्न में हम लोग फिर आ जाएंगे। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ, वहाँ तक हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो 192 नंबर प्रश्न में हम लोग और देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो ये तो आपको पता ही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार से संबंधित था जो 1919 का जो आपका था उसमें। ठीक है, और द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास, पंजाब। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया। 8 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी 1919 का अधिनियम के तहत, जहाँ कार्यकारी शक्तियाँ गवर्नर और निर्वाचित मंत्रियों के बीच साझा की गई। जो कार्यकारी शक्तियाँ थी वो गवर्नर और निर्वाचित मंत्रियों के बीच साझा की गई। गवर्नर और निर्वाचित मंत्रियों के बीच साझा की गई। ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ गवर्नर और जो है कि निर्वाचित मंत्रियों के बीच साझा की गई। विषय का विभाजन, इसमें क्या था? विषयों को दो सूची में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। पहले भी पढ़ चुके हैं। आरक्षित सूची में कानून व्यवस्था वित्त भूमि राजस्व सिंचाई आदि थे, जिसका गवर्नर द्वारा नौकरशाही की अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषयों को बनाए रखा गया था। हस्तांतरित विषय में क्या आ गया? जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों के द्वारा प्रशासित किया जाना था। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से, ठीक है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों के द्वारा प्रशासित किया जाना था और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय शामिल थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1958 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है आपका भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रखना। दोनों आपका क्या है? सही है। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ऐसा इस घोषणा में कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए 195 में हम लोग आते हैं। बहुत जल्दी ख़त्म होगा ये अब।
इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट विल विवाद यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। इल्बर्ट विल विवाद जो है 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। कानूनी व्यवस्था के सुधार में प्रयास किया गया इसको, जो रिपन के द्वारा लाया गया था। इसमें कानूनों के तहत एक यूरोपीय व्यक्ति पर केवल एक यूरोपीय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता था। यूरोपीय व्यक्ति पर केवल एक यूरोपीय न्यायाधीश के द्वारा, जिसे भारतीय न्यायाधीश के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना जाता था। इस अन्याय को समाप्त करने के लिए ही CP इल्बर्ट ने 1883 में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। ठीक है, भारतीय न्यायाधीश भी अब यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाएंगे। इस प्रस्ताव को भारत में यूरोपीय सदस्य के कड़े विरोध के रूप में सामना करना पड़ा। इल्बर्ट बिल विवाद जो है शिक्षित भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ना, वो क्या किया, जो शिक्षित भारतीय हैं उसको एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1885 में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी आदि के शुरुआती नेतृत्व के साथ बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इसी के बाद, ठीक है, आप देखो इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ, शिक्षित भारतीयों का एक अखिल भारतीय संगठन का आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया कि भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन होना जरूरी है, जिस तरह से भारतीयों को अनदेखा किया जा रहा है। तो जिसके परिणाम स्वरूप 1885 में नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी के द्वारा बॉम्बे में शुरू किया गया। ठीक है, अब 196 नंबर प्रश्न में आते हैं। सॉरी, हाँ, 196 नंबर प्रश्न में आते हैं कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, उसमें कौन सी विशेषताएं हैं। तो कल भी हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसमें नहीं है। 1909 में था ना, पार्लियामेंट सुधार में, तो कंफ्यूज मत करना। बाकी 1 और 3 है। जब आप देख सकते हो, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों में जब जो है कि द्वैध शासन, ठीक है। और पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, 197 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्यों की वित्त शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र और राज्यों की वित्त शक्तियों का वितरण, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के संदर्भ में विभाजित किया। केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्ति का विभाजन 3 सूची में विभाजित किया। संघीय सूची 59, प्रांतीय 54, समवर्ती सूची 36। ये दोबारा हम लोग का रिवीजन हो रहा है ना, ठीक है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, जबकि केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया। इसने 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। इसके अलावा दलित वर्गों और महिला, श्रमिक के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार भी किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को भी इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए, जो आपका 1935 का अधिनियम है ना, उसके टाइम में ही 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त किया गया। 1893 198 नंबर प्रश्न है। 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और WS कैन ने किस उद्देश्य से भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की थी? भारत में राजनीतिक सुधारों को हाउस ऑफ कॉमन्स से पैरवी के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में पैरवी के लिए राजनीतिक सुधार जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पैरवी के लिए जो है भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की गई सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा। WS कैन ने किस उद्देश्य से, तो इसी के उद्देश्य से की थी, ठीक है। सर विलियम वेडरबर्न जो है 1889 में बॉम्बे और 1910 में इलाहाबाद में, वेडरबर्न जो है 1889 में बॉम्बे और 1910 में इलाहाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी और भारत के अन्य समर्थकों के साथ मिलकर, ठीक है, नौरोजी और अन्य समर्थक जो हैं उनके साथ मिलके, ठीक है, सर विलियम वेडरबर्न ने, WS केन ने
और 1893 में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की। भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में पैरवी करना था। भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में पैरवी करना था। वर्ष 1895 में बैडरबन ने भारतीय व्यय पर बेल्बी आयोग यानी रॉयल कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 199 नंबर प्रश्न में। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया था। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, दोनों सही है, हम लोग को पता है। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता और नियंत्रण बढ़ाने के लिए औपनिवेशिक भारत में आधुनिक संचार प्रणाली की शुरुआत की गई। सैन्य आवाजाही, व्यापार, ये सबको सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे नेटवर्क, डाक प्रणाली, टेलीग्राफ लाइनें विकसित की गई। नवाचारों ने विविध क्षेत्रों को एकीकृत किया, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक हितों की सेवा के लिए बावजूद भारत के आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और गवर्नर डलहौजी के द्वारा ये सब किया गया। ठीक है, तो पहला तो सही है कि 1850 में टेलीग्राफ लाइन, वर्ष 1850 में कोलकाता में, पूर्व में कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता कहते हैं, और डायमंड हार्बर के बीच 1850 में बैठाई गई थी। यह 1851 ईस्वी में चालू हो गई। 1851 में ये चालू हो गई। दूसरा, भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में, 1965 में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, 1965 में कांडला में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। ओके, निम्नलिखित में से 200 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहिए कौन सही हो सकता है। चार्टर एक्ट 1853 में भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार क्या समाप्त हो गया। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी सीधे अपने ऊपर ले ली। ठीक है, तो आपको कौन सही लग रहा है। सही है, 2 सही है, बाकी पहला आपका सही नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए हम तो पढ़े नहीं हैं। बता रहे एक का अधिकार ना 1853 नहीं था, 13 था। ठीक है, चल बाकी सब आपको पता है, तो टाइम नहीं गंवाना। चलो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो तात्या टोपे हैं। ठीक है, तात्या टोपे जो थे ना, अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर उनको मार दिया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है 1857 का जो विद्रोह है उसको। और तात्या टोपे, जिनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहेब अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर से 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे वो। तात्या टोपे, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, नाना साहब के साथ, अजीमुल्ला खान के साथ, और कानपुर से ये 1857 के टाइम में विद्रोह कर रहे थे, नाना साहब अजीमुल्ला खान के साथ। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया के प्रति ये वफादार नरवर के राजा मानसिंह के द्वारा धोखा दिए जाने के, ठीक ठीक, ग्वालियर के सिंधिया के प्रति वफादार जो नरवर के राजा मानसिंह के द्वारा इनको धोखा दिए जाने पर तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। 202 नंबर प्रश्न में देखते हैं, ये बिहार से थे कुंवर सिंह। इसके बारे में कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आप इसको रिवीजन लूसेंट में भी कर लेंगे। ठीक है, 203 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था कौन सा जगह। तो चित्तौड़ नहीं था। विद्रोह का झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ जैसे क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव तो पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे नेता इसमें प्रमुख थे। 204 नंबर प्रश्न में आते हैं। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। इल्बर्ट बिल वही हम लोग पढ़ चुके हैं, अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। ये तो आप जहाँ भी देखोगे इल्बर्ट बिल के बारे में बराबरी की बात होगी तो आप आराम से मार दोगे, है ना। चलो इसको फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। 1883 में जब वायसराय की परिषद के तत्कालीन विधि सदस्य थे सर कॉटनी इल्बर्ट,
ये वायसराय की परिषद के तत्कालीन विधि सदस्य थे। ब्रिटिश भारत में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए इनको पेश किया गया। इस बिल में जिला मजिस्ट्रेट सहित भारतीय न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। ठीक है, उस समय केवल ब्रिटिश न्यायाधीशों को ही यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा करने का अधिकार था। इस प्रस्ताव को जो है कि भारत में यूरोपीय समुदाय से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध शुरू हुआ। ठीक है, चलिए जो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, ये पुणे सार्वजनिक सभा की बात है। ठीक है, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की बात की। तो आपको पता ही है ऐसा कोई संगठन और नहीं है। ठीक है, तो जो इसके गठन से पहले, कांग्रेस के गठन से पहले मद्रास एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन और कांग्रेस पूर्व संगठन थे जिन्होंने भारत की राजनीतिक जागृति के लिए आधार तैयार भी किया था। ठीक है, डी सही है। 2 अप्रैल 1870 में पूना में स्थापित पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य भारत में शिक्षा, सामाजिक कल्याण और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देना था। 2 अप्रैल 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ। ठीक है, 1875 में जो है कि 1875 में इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की। ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा कब आया? 2 अप्रैल 1870। ओके, चल याचिका में तर्क दिया गया था ना कि भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में भारतीय चिंताओं को दूर करने और इसकी प्रगति के लिए हानिकारक नीतियों को रोकने के लिए विधायी प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व का हकदार है। ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में भारतीय चिंताओं को दूर करके इसकी प्रगति करने के लिए। ठीक है, 206 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस एक अधिनियम के द्वारा सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के माध्यम से वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया गया? तो ये 1861 में है जो कार्यकारी परिषद की बात की गई थी। भारतीय परिषद जो है अधिनियम 1861 है वो कॉरपोरेट कार्य प्रणाली को पोर्टफोलियो प्रणाली से बदलकर वायसराय के कार्यकारी परिषद पर अधिकार को मजबूत किया। ठीक है, मजबूत किया। उसके बाद है कि पोर्टफोलियो प्रणाली में वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के अलग अलग सदस्यों को प्रबंधन के लिए विशिष्ट विभाग सौंपे गए थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद के अलग अलग सदस्यों को, ठीक है, प्रबंधन के लिए विशिष्ट विभाग सौंपे गए थे जो पिछली सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से परिवर्तन था। इस परिवर्तन ने वायसराय के अधिकार को सशक्त किया। ओके, जिससे अधिक कुशल शासन संभव जो है कि हुआ। ओके, अधिनियम से पूर्व परिषद सामूहिक रूप से काम करती थी। अधिनियम से पहले परिषद जो है सामूहिक रूप से काम करती थी, लेकिन इसके बाद वायसराय के पास अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण था और परिषद के सदस्य वित्त, कानून, गृह मामलों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार थे। इस पुनर्गठन ने औपनिवेशिक शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया। ठीक है, इस स्थिति में हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध नहीं खड़ा कर सकते। एचिसन ने यह कथन 1857 के विद्रोह के लिए कहा था। सर चार्ल्स एचिसन जो था ना, उसी का ये टिप्पणी है कि हम लोग इस स्थिति में मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा नहीं कर पाएंगे। 1857 का विद्रोह के टाइम में कहा गया था। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, चलिए ये ख़त्म होता है। इसके बाद ना ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ शुरू हो जाएंगी। आर्थिक नीतियों में क्या क्या था, अस्थाई बंदोबस्त था और ये सारा जो है कि रैयतवाड़ी, ये सब आप पढ़ के आना। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्न लगाएंगे हम लोग, तो अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट, थैंक यू।